राजू की लाश को जलाया गया था। उसके घर में हर छोटी चीज को लेकर झगड़े हो रहे हैं और उसे बिल्कुल भी वहां शांति नहीं मिलती है, इसलिए वो घर भी आजकल लेट जा रहा है। उषा देवी आजकल एक 24-25 साल के लड़के के साथ बहुत ज्यादा दिखती है। वो उसका लवर हो सकता है और तब उसने अपने पति राजू को मौत के घाट। तो हमारी आज की खोज शुरू होती है। एक्चुअली हमारी आज की खोज की दो शुरुआत है। पहली शुरुआत वो जहां पर उषा देवी नाम की एक लेडी अपने हस्बैंड राजू की मिसिंग कंप्लेंट लिखवाने पुलिस के पास आती है, और दूसरी शुरुआत वो जब राजू का दोस्त संजय अपने दोस्त को खुद ही ढूंढने निकल पड़ता है। हम दोनों ही शुरुआतों की बात करेंगे, लेकिन अभी हम शुरू करते हैं अपनी पहली शुरुआत से, जहां पर उषा देवी पुलिस के पास अपने पति राजू की कंप्लेंट लिखवाती है। उषा देवी ने पुलिस को बताया कि 22 मार्च मतलब कि कल सुबह लगभग 11 बजे राजू अपने घर से काम के लिए निकला था, लेकिन वो रात में वापस आया ही नहीं। उन्होंने आसपास पता किया, अपने कुछ रिश्तेदारों से बात की, लेकिन कुछ भी नहीं मिला और उसके बाद उन्होंने पुलिस में कंप्लेंट लिखवा दी। और इसी इंफॉर्मेशन के साथ पुलिस ने अपनी खोज शुरू की। राजू की खोज करने के लिए पुलिस ने अपनी दो टीम्स बनाई थी। पहली टीम का काम यह था कि राजू के कॉल डिटेल रिकॉर्ड्स मतलब कि सीडीआर की मदद से उसकी लोकेशंस, उसने किस किस से कब आखिरी बार बात की, इन सारी इंफॉर्मेशंस को गैदर करना और फिर उससे कुछ क्लू निकालना। और दूसरी टीम का काम यह था हर उस इंसान से पूछताछ करना जो राजू से संबंधित हो। और इसी पूछताछ ने दूसरी टीम को पुलिस को संजय के पास पहुंचाया। संजय सिर्फ राजू का दोस्त नहीं था, वो राजू का बिजनेस पार्टनर भी था। संजय ने पुलिस को बताया कि हाँ, 21 मार्च के बाद से उन दोनों की बातें हुई नहीं है, और ऐसा होना आम बात है क्योंकि दोनों रेगुलर बेसिस पर फोन पर बात करते ही नहीं थे। जब दोनों को जरूरत होती थी वो या तो मिल लेते थे या तब फोन लगाया करते थे, लेकिन संजय को ऐसी कोई जरूरत महसूस हुई ही नहीं थी, और इसीलिए उसने ना तो राजू को फोन किया और ना ही उसके घर में उसके बारे में पता करने की कोशिश की। राजू का बिजनेस पार्टनर होने के बाद भी पुलिस को संजय से कुछ खास मदद नहीं मिल पाई थी। संजय के अलावा पुलिस ने और भी लोगों से बातें की, लेकिन कुछ नहीं मिला। पुलिस की ये टीम को सिर्फ निराशा हाथ लगी थी। इसी दौरान पुलिस की जो पहली टीम थी, जो कॉल डिटेल रिकॉर्ड्स पर काम कर रही थी, उन्हें कुछ क्लू मिला। उन्हें पता चला कि हाँ, 22 तारीख को संजय 11 बजे घर से निकला था और उसके बाद वो आंध्र प्रदेश के कुछ बॉर्डर इलाकों में गया था। एक्चुअली ये जो केस है ये बेंगलोर का केस है और कर्नाटक और आंध्र प्रदेश की कॉमन बॉर्डर है, तो वो उन्हीं बॉर्डर इलाकों पर गया हुआ था। इसके बाद वहाँ उसने कुछ समय बिताया और वो कर्नाटक में वापस आया, और आखिरी बार वो बेंगलोर के रूरल एरिया में जाकर उसने अपने फ़ोन को स्विच ऑफ कर दिया, या उसका फ़ोन खुद ही स्विच ऑफ हो गया। तो जो पुलिस को आखिरी लोकेशन पता थी राजू की, वो बेंगलोर रूरल एरिया में थी। आंध्र प्रदेश के बॉर्डर इलाकों के बारे में पुलिस ने उषा देवी से अपनी पूछताछ की कि शायद उसे पता हो कि वहां पर राजू क्यों जा सकता है, लेकिन उषा देवी को कुछ भी पता नहीं था। पुलिस ने संजय से भी यही चीज पूछा कि क्या आपकी कोई बिजनेस कनेक्शंस थे और क्या राजू उन बिजनेस कनेक्शंस की वजह से वहां पर जा सकता है, लेकिन संजय ने बताया कि कोई बिजनेस कनेक्शन नहीं है हमारे वहां पर। सवाल तो अब यह था कि आखिर राजू वहां गया तो गया क्यों। पुलिस को इस सवाल का जवाब मिल सके उसके पहले ही पुलिस के साथ एक चीज हुई। 23 मार्च को उषा देवी ने मिसिंग कंप्लेंट फाइल की थी और 10 अप्रैल को उषा देवी ने हेबियस कॉर्पस फाइल कर दिया। अब ये हेबियस कॉर्पस होता क्या है? हेबियस कॉर्पस एक लैटिन वर्ड है जिसका लिटरल ट्रांसलेशन होता है शो मी द बॉडी। इसका मतलब ये पिटीशन फाइल करने वाला बोल रहा है कि भाई मुझे बॉडी दिखाओ, लेकिन कानूनन तौर पर इसके और भी काम है। जैसे कि यदि पुलिस किसी को अपनी हिरासत में लेती है तो पुलिस के खिलाफ एक हेबियस कॉर्पस पिटीशन फाइल की जा सकती है। इसका मतलब यह होता है कि भैया आपने इस आदमी को हिरासत में ले लिया, लेकिन अब आप सबूत दिखाओ कि इसको हिरासत में क्यों लिया है। यदि आपका सबूत नहीं है तो आपको इस बंदे को अपनी हिरासत से छोड़ना पड़ेगा। इसके अलावा आप हेबियस कॉर्पस और भी चीजों में फाइल कर सकते हैं, जैसे कि कोई अथॉरिटेटिव फिगर है और वो अपना काम ढंग से नहीं कर रहा है, आप उसके खिलाफ भी ये फाइल कर सकते हैं। अब देखिए, कानूनन तौर पर इसके क्या क्या एप्लीकेशंस है उतनी जानकारी तो मुझे है नहीं, लेकिन हम ये डिस्कस करते हैं कि आखिर उषा देवी ने ये क्यों फाइल किया था। उषा देवी ने कोर्ट से कहा कि पुलिस उसके हस्बैंड को ढंग से ढूंढ ही नहीं रही है, और जब भी वो पुलिस स्टेशन जाती है कुछ जानकारी लेने अपने पति के बारे में, तो पुलिस उसे हैरेस करती है और उसे कोई जानकारी भी नहीं देती है।
अब इस पिटिशन के अगेंस्ट में पुलिस के पास कुछ था नहीं, क्योंकि सच में उन्हें नहीं पता था कि राजू आखिर है कहाँ। लेकिन पुलिस इस बात से बेखबर थी कि संजय, राजू का दोस्त, अपनी खुद की एक खोज कर रहा है जो बाद में पुलिस के बहुत काम आने वाली थी। तो चलिए अब देखते हैं उस दूसरे सिरे को, उस दूसरी शुरुआत को, जहां पर संजय अपने दोस्त को ढूंढने की कोशिश करता है। आपको याद ही होगा कि अपनी खोज के दौरान पुलिस संजय से पूछताछ करने गई थी और तभी संजय को पता चला था कि राजू गायब है। इसके बाद उसने अपने कुछ दोस्तों के साथ मिलकर अपने स्तर पर एक खोज शुरू की। उसने सबसे पहले कुछ पर्चे बनवाए जिसमें राजू के मिसिंग होने की बात लिखी थी और वो पर्चे आसपास के इलाकों में बंटवाना शुरू किया। उसने ये पर्चे आंध्र प्रदेश की बॉर्डर इलाकों तक बंटवाए जहां पर पुलिस ने बताया था कि उसका मोबाइल फोन ट्रेस हुआ है। लेकिन इसके बाद भी संजय को कुछ खास सफलता नहीं मिल पाई। इसके बाद संजय ने अपने बिजनेस कनेक्शंस को कांटेक्ट करना शुरू किया। वो उनसे ये पूछ रहा था कि क्या इस बीच राजू ने उनसे कोई कांटेक्ट किया है, लेकिन वहां भी निराशा हाथ लगी। और इसके बाद संजय हर उस जगह पर जाना शुरू कर दिया जहां पर राजू जाया करता था, और ऐसी ही एक जगह थी चिक्का अडुगोड़ी। उस एरिया में राजू अपना घर बनवा रहा था और अक्सर वो वहां जाया करता था। संजय जब उस कंस्ट्रक्शन साइट पर पहुंचा तो उसने देखा कि काम तो अभी भी शुरू था। संजय ने उसके कॉन्ट्रैक्टर से बात करना शुरू किया। उसने उससे पूछा कि क्या राजू 22 तारीख के बाद कभी यहाँ आया था। कॉन्ट्रैक्टर ने बोला नहीं। तब संजय के दिमाग में ये सवाल आया कि भाई फिर तुमको पैसा दे कौन रहा है, क्योंकि कॉन्ट्रैक्टर्स का जो पैसा होता है वो वीकली बेसिस पे दिया जाता है बहुत सारी जगह। यहाँ पर भी वैसा ही था। तो कॉन्ट्रैक्टर ने बताया कि भले ही राजू ना आ रहा हो, लेकिन उसकी वाइफ उषा देवी हर बार आकर के ये चीज़ें देख रही है और वही उनका पेमेंट भी कर रही है। इसके बाद उस कॉन्ट्रैक्टर ने एक बहुत अजीब सी चीज़ बताई। उस कॉन्ट्रैक्टर ने बताया कि उषा देवी को देखकर ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगता है कि उसका हस्बैंड गायब है। वो अभी भी उतनी ही नॉर्मल है, वो अभी भी वैसे ही बात करती है जैसे कि कुछ हुआ ही ना हो। कॉन्ट्रैक्टर की इस बात ने संजय के दिमाग में एक और बात याद दिला दी जो कभी राजू ने उसे की थी। कुछ दिन पहले राजू ने संजय को बताया था कि वो घर में खुश नहीं है। उसके घर में हर छोटी चीज़ को लेकर झगड़े हो रहे हैं और उसे बिल्कुल भी वहाँ शांति नहीं मिलती है, इसलिए वो घर भी आजकल लेट जा रहा है। और इन्हीं दोनों बातों ने संजय के दिमाग में उषा देवी के लिए एक शक पैदा किया। इस शक को पुख्ता करने के लिए संजय ने राजू के मोहल्ले वालों से, पड़ोसियों से बात करना शुरू किया और उसने उन्हें रिक्वेस्ट की कि यदि उन्हें कुछ भी गड़बड़ लगता है, कुछ भी अजीब लगता है, तो वो संजय को ज़रूर से बताएं। और बहुत ही जल्द संजय को एक सफलता भी मिली। कुछ दिनों बाद पड़ोसियों ने संजय को बताया कि उषा देवी आजकल एक 24-25 साल के लड़के के साथ बहुत ज़्यादा दिखती है और र्यूमर्स ऐसे है कि वो उसका लवर हो सकता है। इस इंफॉर्मेशन पर संजय का शक उषा देवी पर और बढ़ गया और इन सारी चीज़ों के साथ उसने माइको लेआउट पुलिस स्टेशन में जाकर यह इंफॉर्मेशन सबमिट कर दी। संजय की इस खोज ने पुलिस को एक नई दिशा दे दी और इस केस को एक नई दशा दे दी। इसके बाद पुलिस ने सबसे पहले उषा देवी और उस महेंद्र नाम के लड़के के कॉल रिकॉर्ड्स निकलवाए, तो उन्हें पता चला कि हाँ, आपस में दोनों की बहुत ज़्यादा बातें हुई है, खासकर 22-23 अप्रैल के आसपास। लेकिन महेंद्र के कॉल रिकॉर्ड में उन्हें एक और नंबर दिखा जिस पर बहुत ज़्यादा बातें हुई है और वो नंबर था उषा देवी की दूसरी बेटी का। इन सारी इंफॉर्मेशंस ने पुलिस के दिमाग में बहुत सारे सवाल पैदा की थी और इन सवालों के जवाब सिर्फ उषा देवी ही दे सकती थी। पुलिस ने महेंद्र और उषा देवी इन दोनों को हिरासत में लिया और अपनी सारी इंफॉर्मेशन के बेसिस पर उन्होंने अपनी पूछताछ शुरू की। इस पूछताछ के दौरान उषा देवी ज़्यादा देर टिक नहीं पाई और उसने सच सच बोलना शुरू कर दिया। उषा देवी ने बताया कि उसके और राजू के 2 बेटियां और 1 बेटे थे, लेकिन इतने सालों के बाद भी राजू उस पर शक किया करता था। अगर वो कहीं ज़्यादा सच के निकल जाए तो उसे बोला करता था कि तू किसको लुभाना चाहती है। और इन्हीं सारी चीज़ों को लेकर उन दोनों के बीच काफ़ी विवाद हुआ करते थे, झगड़े हुआ करते थे। इन सब चीज़ों से उषा देवी परेशान तो थी ही, लेकिन रिसेंटली उसकी दूसरी बेटी ने महेंद्र को अपने बॉयफ्रेंड के तौर पर इंट्रोड्यूस करवाया था और वो उससे शादी भी करना चाहती थी। इसका मतलब कि जो र्यूमर्स थे कि वो उषा देवी का बॉयफ्रेंड है वो बिल्कुल गलत थे और वो उसकी बेटी का बॉयफ्रेंड निकला था, जो कि पुलिस को उनके कॉल रिकॉर्ड से भी समझ में आ रहा था।
जब उषा देवी की बेटी ने महेंद्र के बारे में उसे बताया तो वो काफ़ी खुश थी, क्योंकि महेंद्र काफ़ी सही लड़का लग रहा था उसे, क्योंकि वो अच्छा कमाता भी था और उसकी बेटी भी उससे प्यार करती थी। लेकिन जब ये बात उसने राजू को बताई तो राजू को ये रिश्ता बिल्कुल भी पसंद नहीं था और वो किसी भी हालत में बस इन दोनों को अलग करवा देना चाहता था। और तब उषा देवी के लिए पानी सर के ऊपर से जा चुका था, क्योंकि उसके दिमाग में राजू उषा देवी की खुशियां तो खा ही चुका था और अब वो उसके बेटी की खुशियां भी खत्म कर देना चाहता था, जो उषा देवी बिल्कुल नहीं चाहती थी। और तब उसने अपने पति राजू को मौत के घाट उतारने का प्लान बनाया। 21 मार्च की रात डिनर के बाद राजू को उषा देवी एक छाछ देती है जिसमें हैवी डोसेज में नींद की गोलियां डाली गई थी। और जब राजू गहरी नींद में चला जाता है तो उषा देवी महेंद्र को कॉल करके बुलाती है और प्लान के मुताबिक महेंद्र अपने एक दोस्त के साथ आता है। इसके बाद तीनों तकिए से उसका मर्डर कर देते हैं और वो रात वो उसकी लाश के साथ ही बिताते हैं। सुबह करीब 4 से 5 बजे के बीच एक टाटा इंडिका गाड़ी में वो राजू की लाश को रखते हैं और एक यूकेलिप्टस के छोटे से जंगल में ले जाकर उसकी लाश को पेट्रोल से आग लगा देते हैं। इस आग के साथ ही राजू की बॉडी तो खत्म हो जाती है, लेकिन इनकी प्लानिंग अभी भी खत्म नहीं होती। 22 मार्च को सुबह 11 बजे महेंद्र उसके फ़ोन को लेकर निकलता है और वो आंध्र प्रदेश के इलाकों में जाता है, वहाँ पर कुछ समय बिताता है और फिर वापस आकर बेंगलोर रूरल में उसका मोबाइल फ़ोन डिस्पोज ऑफ कर देता है। ऐसा वो इसलिए करते हैं ताकि वो पुलिस को गुमराह कर सके, और ऐसा होता भी है। उषा रानी के इस बयान के बेसिस पर पुलिस उस जगह पर जाती है जहाँ पर राजू की लाश को जलाया गया था। वहाँ पर उन्हें राख, कुछ हड्डियों के टुकड़े और कुछ कपड़े मिलते हैं और इन्हीं सब चीज़ों के साथ 1 महीने के अंदर ये खोज पूरी होती है। आप मुझे ये बताइए कि यदि ऐसा आपका कोई दोस्त मिसिंग होता है तो आप उसे ढूंढने के लिए किस हद तक जा सकते हैं। खैर, यदि आपको ये खोज पसंद आई हो तो इसे लाइक ज़रूर करें और इसी तरह की खोजें हम हर हफ्ते लाते रहते हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले हफ्ते एक नई खोज के साथ।